So now our next topic is genetic syndromes which are associated with inflammatory bowel disease. So these present as IBD in childhood. तो दो चीज़ें हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस विच इज़ नॉन ग्रैन्युलोमेटस, यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है टर्नर्स सिंड्रोम और विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जेनेटिक सिंड्रोम हो गया, टर्नर्स सिंड्रोम, और दूसरा है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम जो है दिस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, और यहाँ पे वास्प जीन का म्यूटेशन होता है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वास्प जीन का म्यूटेशन होता है और इसमें ट्रायड मिलता है, ठीक है, इसमें ट्रायड मिलता है तीन चीज़ों का, तीनों चीज़ रिकरेंट मिलेंगी. एक तो साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन रिकरेंट होगा, एक्जिमा यहाँ पे रिकरेंट मिलता है, और रिकरेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट इज़ माइक्रोप्लेटलेट्स मिलेंगे, ठीक है. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन जेनेटिक सिंड्रोम हो गया टर्नर्स सिंड्रोम और विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में वास्प जीन का म्यूटेशन होता है, यहाँ पे ट्रायड मिलता है, रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन, रिकरेंट एक्जिमा और रिकरेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का. देन वी हैव क्रोन्स डिजीज़ विच इज़ ग्रैन्युलोमेटस, ठीक है, यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन है टर्नर्स सिंड्रोम. टर्नर्स सिंड्रोम दोनों के लिए मोस्ट कॉमन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी, क्रोन्स डिजीज़ के लिए भी. क्रोन्स डिजीज़ में वॉन गियर की डिजीज़ के साथ एसोसिएशन होता है. वॉन गियर की डिजीज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर टाइप 1 एंड हर्मान्स्की पुडलैक सिंड्रोम, ठीक है. क्रोन्स डिजीज़ का मोस्ट कॉमन जेनेटिक सिंड्रोम एसोसिएशन होता है टर्नर सिंड्रोम के साथ. देन वी हैव वॉन गियर की डिजीज़ दैट इज़ glycogen storage disorder type 1, and next is Hermansky-Pudlak syndrome. Hermansky-Pudlak syndrome जो है दिस इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है. यहाँ पे भी हमें तीन चीज़ें मिलती हैं. एक तो प्लेटलेट डिसफंक्शन है, प्लेटलेट का डिसफंक्शन है बट प्लेटलेट का जो काउंट है वो नॉर्मल है. प्लेटलेट डिसफंक्शन है बट प्लेटलेट का जो नंबर होगा वो नॉर्मल होता है हर्मान्स्की पुडलैक सिंड्रोम में, ठीक है. यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ मिलता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलता है, और ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म होगा. ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये सब किससे एसोसिएटेड है, हर्मान्स्की पुडलैक सिंड्रोम विच इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव. देन वी हैव वॉन गियर की डिजीज़. वॉन गियर की डिजीज़ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डिफिशियंसी होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डिफिशियंसी होता है. यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है, हेपाटोमेगली होता है, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ये सब वॉन गियर की डिजीज़ में मिलता है, ठीक है. तो विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड था, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस से एसोसिएटेड होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है. यहाँ पे वास्प जीन का म्यूटेशन मिलता है और यहाँ पे ट्रायड मिलता है. तीन चीज़ें रिकरेंट है, रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन, रिकरेंट एक्जिमा, रिकरेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट इज़ माइक्रोप्लेटलेट्स होते हैं यहाँ पे. देन हर्मान्स्की पुडलैक साइन, ठीक है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम एक्स लिंक्ड रिसेसिव था, ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है. हर्मान्स्की पुडलैक सिंड्रोम में प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है पर जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल होगा. पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म मिलता है. हर्मान्स्की पुडलैक साइन ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, यहाँ पे प्लेटलेट डिसफंक्शन होगा, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, और ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म. हर्मान्स्की पुडलैक साइन में ऑक्यूलोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस मिलता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस रहता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन है बट प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ठीक है. तो हर्मान्स्की पुडलैक साइन जो है दैट इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव. देन वी हैव वॉन गियर की डिजीज़. वॉन गियर की डिजीज़ इज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर टाइप 1, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डिफिशियंसी होता है. वॉन गियर की डिजीज़ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डिफिशियंसी होता है, ठीक है.
तो इसके कारण क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्योंकि ये ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पा रहा है तो ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, क्या। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है तो फैट यूटिलाइज होगा एज अ एनर्जी सोर्स, तो लाइपोलाइसिस होता है यहाँ पे, ठीक है। जो लिवर है वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होते जा रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है, तो हेपेटोमेगली होगा, सीजर्स और डॉल लाइक फेसिस प्रेजेंट होता है, हाइपर यूरिसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया प्रेजेंट होता है। वॉन गियर की डिजीज़ दैट इज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर टाइप 1 जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डिफिशियंसी होता है। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर्स, डॉल लाइक फेसिस, ठीक है, हेपेटोमेगली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस और हाइपर लिपिडीमिया प्रेजेंट होगा। देन आइपेक्स सिंड्रोम दैट इज़ इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम। आइपेक्स इज इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम। आइपेक्स सिंड्रोम इज इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम। इसका फिजियोलॉजी क्या है, यहाँ पे FOXP3 रिसेप्टर होता है which is a transcription factor and this is required for normal T regulatory cell function. FOXP3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, T रेगुलेटरी सेल्स के फंक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टॉलरेंस। FOXP3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, T रेगुलेटरी सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है और यहाँ पे T रेगुलेटरी सेल्स के कारण सेल टॉलरेंस होता है, ठीक है। आइपेक्स सिंड्रोम में क्या होता है, इम्यून पॉलीएंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम में क्या होता है, FOXP3 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा जिसके कारण जो रेगुलेटरी टी सेल्स है वो कम होंगे, ठीक है। FOXP3 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, रेगुलेटरी टी सेल्स कम हो जाएंगे तो यहाँ पे सेल्फ टॉलरेंस कम हो जाता है, टॉलरेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर FOXP3 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ FOXP3 के कारण टॉलरेंस कम होता है एंड दैट इज़ आइपेक्स सिंड्रोम, इम्यून पॉलीएंडोक्राइनोपैथी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम, ठीक है। FOXP3 रिसेप्टर जो होता है वो टी रेगुलेटरी सेल्स के लिए होता है, टी रेगुलेटरी सेल्स के कारण सेल्यूलर टॉलरेंस होता है। FOXP3 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा, रेगुलेटरी टी सेल्स कम होंगे, सेल्फ टॉलरेंस जो है वो कम होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन आइपेक्स सिंड्रोम। आइपेक्स सिंड्रोम में ट्रायड मिलता है किसका, डर्मेटाइटिस का। फर्स्ट इज डर्मेटाइटिस, सेकेंड इज एंडोक्राइनोपैथी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या थायरोडाइटिस हो सकता है एंड थर्ड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक एंटेरोपैथी। डर्मेटाइटिस, एंडोक्राइनोपैथी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या थायरोडाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक एंटेरोपैथी। मैनेजमेंट ऑफ आइपेक्स, सपोर्टिव केयर दो, रिप्लेसमेंट थेरेपी दो और जीन थेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव केयर, रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड जीन थेरेपी। इन्वेस्टिगेशंस में जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ FOXP3 होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइपेक्स क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। ये कुछ याद रखने वाली चीज़ है। टी रेगुलेटरी सेल्स का मार्कर क्या होता है, CD3 इज़ द मार्कर फॉर पैन टी सेल, CD3 इज़ पैन टी सेल मार्कर, CD4 इज़ हेल्पर टी सेल मार्कर और CD25 इज़ टी रेगुलेटरी सेल मार्कर, ठीक है। CD3 इज़ पैन टी सेल मार्कर, CD25 इज़ टी रेगुलेटरी सेल मार्कर, CD4 इज़ हेल्पर टी सेल मार्कर, ठीक है। CD3 इज़ पैन टी सेल मार्कर, CD4 is helper T cell marker, CD25 is regulatory T cell marker. Then early onset childhood IBD. अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी में इंटरल्यूकिन 10 का डिफेक्ट होता है। अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी में इंटरल्यूकिन 10 का डिफेक्ट होता है और इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर के फंक्शन का डिफेक्ट होता है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी में इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है। अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी, अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड आईबीडी में इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर के फंक्शन में डिफेक्ट होता है and it leads to severe refractory IBD in early life.
ठीक है। मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन क्या है हमारे बॉडी में? मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन क्या है? इंटरल्यूकिन 10। और इंटरल्यूकिन 10 का डिफेक्ट कहाँ होता है? अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड IBD में।